शाम गोनू झा अपने तालाब के पास टहल रहे थे। मंद मंद बयार बह रही थी। गांव के घरों से धुआं उठने लगा था। पनिहारनी कुओं से पानी लेकर अपने घरों की तरफ जा रही थी। कभी कभी कुछ हलवाहे अपने हल और बैलों के साथ खेतों से निकलकर पगडंडियों से गुजरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तालाब के पास से जब वे गुजरते थे तो बैलों के गले में बंधी हुई घुंघरियों की पट्टी से मधुर ध्वनि निकलती थी और पेड़ों के झुरमुट में बैठी चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मिलकर एक संगीत मिश्रित हो जाता था। शाम का समय था। यह मंजर बहुत मनभावना था। गोनू झा शाम के इस सौंदर्य को निहारते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। तभी दूर से आते युवराज को देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। वे चकित से देख रहे थे कि महाराज का किशोर पुत्र उनकी तरफ बड़ी ही तेजी से चलते हुए आ रहा है। गोनू झा के लिए यह अप्रत्याशित था कि महाराज का बेटा गांव की पगडंडियों से पांव पैदल चलता हुआ इस तालाब तक आए, मगर यह सच था कि थोड़ी ही देर में राजा का बेटा उनके सामने खड़ा था। गोनू झा ने उनकी ओर देखा। युवराज हाँफ सा रहा था। तेज चलने के कारण उसकी सांसें फूली हुई थी। युवराज ने गोनू झा के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। युवराज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, पंडित जी, मुझे कोई सच सा लगने वाला ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा कोई दूसरा झूठ नहीं हो। युवराज की बातें सुनकर गोनू झा हस्तप्रद रह गए। अरे ऐसा क्या है युवराज, अचानक आपको यह क्या सूझी कि एक झूठ की तलाश में गांव चले आए? गोनू झा ने पूछा। हालांकि गोनू झा समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे युवराज परेशान है और खुद चलकर उनके पास आए हुए हैं। युवराज ने उनकी ओर अनुनय भरी दृष्टि से देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए जिसकी कोई काट नहीं हो। गोनू झा ने युवराज की बेकली भाप ली और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, युवराज, आपको झूठ सुनना ही है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप यह झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊं। आइए घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और आपकी जरूरत समझकर कोई भी झूठ आपको बता दूंगा। गोनू झा अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आ गए। पत्नी को आवाज देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवा ली। जलपान से निवृत्त होकर युवराज ने फिर गोनू झा से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है। माल में मेरे न होने से वहाँ सभी चिंतित होंगे। कृपया मुझे कोई झूठ सुना दें, ऐसा झूठ जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। गोनू झा ने कहा, युवराज, पहले आप मुझे बताइए कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर पाऊंगा। युवराज ने गोनू झा को बताना शुरू किया, पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया हुआ था। वे दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी हैं। हम तीनों बाजार में मटर गश्ती करते हुए इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गई। सभी तरह तरह की झूठी गप्पे हाँकते थे और हंसते थे। इस तरह बात बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हमें बाजी लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इतना कहकर युवराज चुप हो गया। युवराज की मुख मुद्रा देखकर गोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप हो गए, आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, पंडित जी, इसके बाद दीवान के पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा,
आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे और आज जो मृतला नरेश हैं उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन थे। इधर उधर टिकोला करते उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वे मेरे परदादा के पास आए जिससे कि राजकोष से उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके। मेरे परदादा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के काम पर अपनी निजी चाकरी के लिए रख लिया। युवराज ने आगे बताया, क्या कहूँ पंडित जी, उसकी गप सुनते ही मेरी मति मारी गई थी और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो नहीं सकता। मिथिला नरेश का वंश वृक्ष व दस्तावेज जिसमें वंश का उल्लेख रहता है। वह वर्तमान में नरेश के पिता कौन थे, उसके पिता के पिता, पितामह के पिता, पर पितामह के पिता, वृद्ध पितामह के पिता, यानी सुदूर अतीत से लेकर के वर्तमान तक का पूर्व जीव ब्यौरा राजमहल में उपस्थित है। चाहो तो देख लो। मेरा ऐसा कहना था कि दीवान के बेटे ने तपाक से कहा, मैंने कब कहा कि मैं सच कह रहा हूँ? अरे यार, बात तो झूठ की ही थी। लो, मैंने सुना दी सबसे बड़ी झूठ। अब निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। और चूंकि मैं शर्त हार गया था इसलिए मैंने दीवान पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। गोनू झा पूरी तन्मयता से युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने युवराज की ओर देखते हुए कहा, फिर क्या हुआ युवराज? युवराज ने फिर कहना शुरू किया, पंडित जी, इसके बाद नगर सेठ के पुत्र ने कहना शुरू किया कि एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई थी। सारे खेत खलिहान डूब गए थे। गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर रहे थे। यही हाल नगर का था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाश लीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। नगर में केवल मेरा परिवार बचा रह गया था या फिर महाराज का। चूंकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता है इसलिए हमारे पास अनाज का अंकुत भंडार था जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखा गया था कि यदि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई क्षति न पहुंचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे कर्मचारी और खिदमतगार भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजमहल में घुस ही गया और देखते देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए और अपना अंग वस्त्र उनके सामने फैला करके विनती की कि सेठ जी दया करके हमारे महल में कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दीजिए, भगवान आपको मदद करेगा। ठीक वैसे ही बोल रहे थे महाराज जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी, इतना सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा। उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा, शर्म नहीं आती तुझे? महाराज के प्रति ऐसा झूठ बकवास करते हुए तुम्हारे पिता जैसे 1000 व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी नगर सेठ के पुत्र ने विनयता पूर्वक अपना गला छुड़ाते हुए कहा, क्रोधित न हो युवराज, बात तो झूठ कहने की ही थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अपनी जेब ढीली करें। आप शर्त हार गए हैं इसलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं, युवराज ने कहा और लंबी सांसें ली। फिर गोनू झा की ओर देखकर कहा, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापस आ गया कि शाम होने को है, मैं अपनी तरफ से झूठ कल सुनाऊंगा। उसके बाद पंडित जी, मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया हूँ। मैं मुश्किल में हूँ पंडित जी, क्योंकि वे दोनों 100 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष की ही हैं। यदि उन्हें कोषागार में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा।
पंडित जी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर युवराज सिसकने लगा। गोनू झा अपने स्थान से उठे और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाओ युवराज, अभी आप घर जाएं, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ भेष बदल करके चलूंगा और मैं झूठ सुनाऊंगा उन्हें। आपको 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उनसे 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ, कल जब मैं आपके साथ चलूं तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह कहते हुए कराएं कि ये मेरे मामा हैं। यह सब कहते हुए आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बाकी मैं आगे सब संभाल लूंगा। युवराज निश्चिंत होकर गोनू झा के घर से राजमहल वापस लौट गए। दूसरे दिन गोनू झा के साथ युवराज बाजार पहुंचा। थोड़ी ही देर में दीवान का पुत्र और नगर सेठ का पुत्र भी वहां पहुंच गए। दोनों मन ही मन खुश थे कि कल तो युवराज से 100 मुद्राएं दोनों ने जीत ली थी। शायद आज भी कुछ लक्ष्मी की कृपा हो जाए। युवराज अपने मित्रों के साथ बाजार के मध्य में बने चबूतरे तक आया, जहां बाजार में आए लोग आवश्यकता पड़ने पर विश्राम किया करते थे। इसके बाद उनसे अपने मित्रों का परिचय करवाए। अपने मामा बने गोनू झा से करवा दिया। युवराज के मित्र उतावले हो रहे थे कि युवराज सफल नहीं होगा और उन्हें फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं बैठे बिठाए हाथ लगेंगी। इसलिए बिना मामा पर ध्यान दिए ही दोनों ने युवराज से कहा, युवराज अब तुम सुनाओ सबसे बड़ा झूठ। युवराज ने अपने मित्रों से कहा, क्यों न हम इस झूठ प्रतियोगिता में मामा जी को भी शामिल कर लें। दीवान पुत्र और नगर सेठ के पुत्र ने गोनू झा पर दृष्टि डाली। गोनू झा ने अपना भेष बिल्कुल गवारों की तरह बना रखा था। दोनों ने गोनू झा को देखकर सोचा, यह तो निपट गंवार लग रहा है, यह भला क्या झूठ सुनाएगा। शामिल होने दो, इसकी गांठ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल ही जाएंगी। फिर दोनों ने लगभग एक ही साथ कहा, कोई बात नहीं युवराज, इन्हें भी शामिल कर लो, मगर शर्त इन्हें बता दो कि सबसे बड़ा झूठ यदि ये नहीं बोल पाए तो इन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। युवराज ने चौंक कर पूछा, 200 स्वर्ण मुद्राएं क्यों? कल तो शर्त 100 मुद्राओं की ही थी। युवराज के दोनों मित्र मुस्कुराए और बोले, कल की बात कल पर गई, आज तो यही शर्त लगेगी। युवराज कुछ कहता कि उससे पहले युवराज के मामा बने गोनू झा ने कहा, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है। अब आप लोग बताएं, पहले कौन झूठ बोलेगा। युवराज को भरोसा हो चुका था कि अब कमान गोनू झा के हाथों में आ चुकी है, इसलिए युवराज चुप रहा। उनके दोनों मित्र बोल पड़े, लगभग एक ही साथ, आप युवराज के मामा हैं तो हमारे भी आप मामा ही हुए। आप ही पहले सुनाए झूठ, लेकिन याद रहे झूठ ऐसा हो जिसका तोड़ न हो, वरना आप याद रखें 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। उनकी बातें पूरी होती हैं उससे पहले ही गोनू झा ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उनके सामने थैली खोलते हुए उन्हें दिखाते हुए कहा, देखिए यह 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। थैली में युवराज को थमा देता हूँ। यदि मैं झूठ नहीं सुना सकूं तो युवराज तत्काल आप दोनों को 100 स्वर्ण मुद्राएं इस थैली से निकाल कर दे देंगे। दोनों मित्र प्रसन्न हो गए और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मेरे परदादा के पास एक घोड़ा था, 10 गज ऊंचा घोड़ा। मेरे दादा के गांव में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां यह घोड़ा बांधा जाता था। इतना कहने पर गोनू झा चुप हो गए। तब दोनों मित्रों ने उत्सुकता दिखाते हुए और पूछा, कौन सी जगह थी वह जगह थी गांव के 300 साल पुराने बट वृक्ष की छत्तर छाया। क्योंकि हमारे इलाके में आम घरों की ऊंचाइयां 2 गज होती थीं और पेड़ आदि भी बहुत हुए तो 3-4 गज ऊंचे होते थे बस, और घोड़ा 10 गज का था।
किस्सा गोई में माहिर गोनू झा अपने चेहरे के हाव भाव के साथ अपने कहने के अंदाज में भी उतार चढ़ाव लाते थे, जिनके कारण सभी मुग्ध भाव से उनकी कहानी सुन रहे थे। कुछ दिन में ही घोड़े के शरीर पर एक वटवृक्ष पैदा हो गया। घोड़े की पीठ पर उगे वटवृक्ष की डालें 3-4 मील तक आकाश में फैल गई। मेरे दादाजी ने उन डालों पर बांस की चचड़ी बनवा डाली। मजबूत चचड़ी पर 10 फीट मिट्टी डलवा दी। इस तरह दादाजी ने घोड़े की पीठ पर उगे वटवृक्ष को 3 मील लंबे और 3 मील चौड़े स्तंभ भूतल के रूप में बदल दिया और वे उस पर खेती करने लगे। सिंचाई की आकाशीय व्यवस्था थी, मतलब कि जहाँ कभी भी पानी बरसता दादाजी घोड़े को वहाँ ले जाते। घोड़े के साथ साथ खेत भी वर्षा वाले स्थानों तक पहुँच जाता और खेत में लगी फसलों की सिंचाई हो जाती। इतना कहकर गोनू झा चुप हो गए और सुरती निकालकर अपनी हथेली पर अंगूठे के सहारे रगड़ने लगे। सभी युवक उनकी इस अजीबोगरीब कहानी को दिलचस्पी से सुन रहे थे। उन्हें चुप देखकर वे पूछने लगे, फिर क्या हुआ मामा जी? गोनू झा ने सुरती अपने होठों में दबाते हुए कहा, एक बार दादाजी के राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खेत में बीज छप्पड़ सब सूख गए। दूर दूर तक हरियाली झुलस गई। पेड़ ठूठ बन गए। लोग त्राही त्राही करने लगे, लेकिन घोड़े की पीठ पर उगे वटवृक्ष पर बने खेत की फसल लहलहा रही थी। जहाँ कहीं भी बरसात होती, दादाजी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घोड़े को वहां ले जाते। सारे राज्य में अनाज भंडार रिक्त हो गए थे, लेकिन हमारे दादाजी का अनाज भंडार अनाज से ठसाठस भरा हुआ था। सूखे के कारण जो तबाही पैदा हुई थी, उससे नगर सेठ के दादा और दीवान जी के दादा भी प्रभावित हुए थे। एक दिन वे दोनों मेरे दादाजी के पास आकर रोने लगे और बताने लगे कि उनका परिवार अनाज के अभाव में भूखों मर रहा है। उनका रुदन सुनकर मेरे दादाजी को उन पर दया आ गई और उन्होंने दीवान के दादा को 1000 मन गेहूं, 1000 मन चावल और 500 मन दालें दे करके उनका कागज बनवा लिया कि जब उनके पास इतना अनाज हो जाएगा तब वे मेरे दादाजी को वह अनाज वापस कर देंगे। मेरे दादाजी ने नगर सेठ के दादाजी को भी इतना ही अनाज दिया था और उनके दस्तावेज बना करके उनसे अंगूठे का निशान लगवा लिए थे कि जब उन्हें उनका अनाज वापस मिल जाएगा तब वे दस्तावेज नष्ट कर देंगे। तब से हमारी 2 पीढ़ी गुजर गई और जब वह दस्तावेज मेरे पास आया है, नगर सेठ और दीवान ने अब तक हमारे दादाजी का अनाज वापस नहीं किया है। दीवान और नगर सेठ के पुत्रों ने जब गोनू झा की कथा सुनी तो युवराज की तरफ देखते हुए बोले, कसम से यह आदमी झूठा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भला 10 गज का भी घोड़ा हो सकता है। कल्पित बातें कहकर तुम्हारे मामा हमारा अपमान कर रहे हैं। गोनू झा हंस पड़े। यदि मेरी बातें झूठ हैं तो निकालो 200 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो मैं निकलता हूँ तुम्हारे दादाजी के दस्तावेज को लेकर। दोनों झेप गए। वे शर्त हार चुके थे। 200 स्वर्ण मुद्राएं देना उनके बस की बात न थी, इसलिए दोनों ही युवराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। युवराज का दिल भी अपने मित्रों की बेबसी पर पिघल गया था और उनसे गोनू झा ने कहा, जाने दीजिए मामा जी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने तो दूंगा युवराज, यदि ये दोनों आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दें और यह संकल्प ले कि भविष्य में इस तरह की शर्तें वे किसी के साथ भी नहीं लगाएंगे। तब नगर सेठ और दीवान के पुत्र ने युवराज से जीती गई रकम युवराज को लौटा दी और गोनू झा के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगे, मामा जी अब कभी हम इस तरह की शर्तें नहीं लगाएंगे, हमें क्षमा करें। हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में धन प्राप्ति के लिए उचित मार्ग ही तलाशेंगे।
इसके लिए शर्त लगाएं या जुआ खेलने की कल्पना भी नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर गोनू झा खुश हुए और तीनों युवकों को मिठाई की दुकान में ले जाकर अपनी ओर से जी भरकर मिठाइयाँ खिलाई और खुद भी जी भर के मिठाइयाँ खाई। फिर वे लोग अपने घर वापस लौट आए।